अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वजारत इत्तलात ने अफगान रजीम का पाकिस्तानी चौकियों को नुकसान पहुंचाने का दावा मुस्तरद कर दिया है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा है कि नाम नहाद अफगान वजारत दिफा का पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जे और नुकसान पहुंचाने का जो दावा है वो मन घड़त है। अफगान तालिबान की वजारत दिफा ने इससे पहले यह भी दावा किया था कि अफगान फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज फैजाबाद के नजदीक वाक़ एक जो है वो फौजी कैंप को निशाना बनाया है। अब ये जो सूरत हाल है इस पर भी ISPR ने रद्द-ए-अमल दिया और ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान ने चंद ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी, कोहाट और कोयटा में हमला किया जो अपने मतलूबा अहदाफ तक नहीं पहुंचे। ISPR के मुताबिक इन ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल टेक्नोलॉजी के जरिए रोका गया। ताहम इन ड्रोन्स के मलबे के गिरने के नतीजे में कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके एक सुर्ख लकीर अबूर की है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन गज़बुल हक बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तर्ड ने खवारिज और अफगान तालिबान के नुकसानात की तफसीलात भी जारी की थी। उनका यह कहना था कि ऑपरेशन में अब तक 663 फितना खवारिज और अफगान तालिबान को हलाक किया जा चुका है, जबकि अब तक 800 से जायद फितना खवारिज और अफगान तालिबान जख्मी भी हुए हैं। वजारत इत्तलात ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने काबुल, पख्तिया और कंदहार में दहशतगर्दों से मुंसलिक तनसीबात को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए कहा कि किसी सिविलियन आबादी को इन हमलों में निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद चीन जो है वो अब मुतहरिक नजर आ रहा है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने यह कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद मसाइल सिर्फ मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। वांग यी ने यह बात अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान की। यह राब्ता अफगान वजीर खारजा की दरख्वास्त पर किया गया था। चीनी वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक तहमुल का मुजाहरा करें, जल्द आमने सामने मुज़ाकरात करें। चीन की वजारत खारजा ने एक हालिया बयान में खबरसा इदारे रॉयटर्स को भी यह बताया था कि चीन के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाने के लिए मुतहरिक हैं। दोनों ममालिक में चीन के सफारत खाने दोनों फरीकैन के साथ करीबी रवाबित रखे हुए हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का यह कहना था कि उनकी अपने चीनी हम मनसब से तफसीली मुलाकात हुई जो जुमे की सुबह काबुल से इस्लामाबाद पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी चीनी हुक्काम जो है वो पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते में थे। दूसरी तरफ मुल्क में जो दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जो कार्रवाइयां हैं वो भी जारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने बन्नू में लकी मरवत में एक कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज को हलाक करके भारी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद और एमुनेशन भी बरामद किया है। अब अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये जो रूडिमेंट्री ड्रोन्स के जरिए एक हमला करने की कोशिश की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अफगान वजारत दिफा जो है वो इसका और क्रेडिट ले रही है और कुछ और भी क्लेम्स उन्होंने किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं जी। एक तो ये है कि वो अपना जो लोकल अपने जो उनके मिलिटेंट्स हैं जिनको यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली उनको बता रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं कि देयर आर अदर डोमेन्स आल्सो कि वी आर टारगेटिंग, और ऑब्जेक्टिविटी देना चाह रहे हैं अपनी रेजिस्टेंस की, अपने टेररिज्म के एक्ट्स की, अपनी एसोसिएशन विद टेररिज्म इकोनॉमी जिसका एक्चुअल उनका जो पर्पस है उसको थोड़ा सा कवर देके और अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारी रीच है और बाकी डोमेन्स में हम जा रहे हैं। नंबर 2, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है उसका इंडिया, जिसके से उन्होंने पैसे लिए होंगे और ऑफ कोर्स उनको भी ये उन्होंने इनको इनकरेज किया होगा कि आपने ये करना है और दे आर फंडिंग देम, दे आर इक्विपिंग देम। और एक उन्होंने एक वजह ये हो सकती है, और तीसरी वजह ये है कि वो इंटिमिडेट कोर्स करना चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम को, ताकि पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने बहुत पजीराई दी है जी और अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान की नई पॉलिसी को और नई स्ट्रेटजी को टुवर्ड्स तरीके तालिबान अफगानिस्तान, तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इंटिमिडेशन और कोर्जन की जाए कि लोग खौफ के मारे अपनी हुकूमत के ऊपर और अपनी मिलिट्री के ऊपर ये प्रेशर डालें कि अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ जो पाकिस्तान। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अब एस्टेब्लिश हो गई है कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान इज नॉट द सॉल्यूशन, they are part of the problem, they are not part of the solution, unfortunately. This is very very dangerous thing, but ये फैक्ट भी है
तो दे हैव टू नाउ कंडीशन दिस माइंडसेट ऑफ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, सो दे स्टार्ट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों के एस्पायरेशंस के साथ कोई पॉलिसी लेके आ, क्योंकि अभी तो उनके पास ना पॉलिसी है, जब पॉलिसी नहीं होगी तो स्ट्रेटजी नहीं होगी, स्ट्रेटजी नहीं होगी तो स्टेट क्राफ्ट नहीं होगी। तो दे आर द चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गन की पैदावार है, ये कोई किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो आए नहीं है पावर में। तो चूंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, तो इनको तो कॉन्फ्लिक्ट और ये फ्रिक्शन सूट कर रही है, तो उनको पाकिस्तान अभी प्रॉब्लम्स अभी तक, पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद देयर पॉलिसी। कोई ड्रोन्स इन चीजों से पाकिस्तान अब रुकने वाला। अच्छा, आपको लगता है कोई तब्दीली नहीं, लेकिन जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो अहदाफ रहे हैं, जो नतायज मिले हैं, उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, इफेक्टिव हैं इन अ वे कि आपने देखें, एक तो पहले आपने अपनी भी विल शो की। देखें रहमान साहब, वॉर तो नहीं है, ये ऑपरेशंस है बेसिकली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की ये कोई वॉर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि दीज ऑपरेशंस आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और मैं भी कहूंगा कि ये अगर थोड़ी सी सैनिटी वहां पे आती है, या थोड़े से ये तालिबान के माइंडसेट में और अप्रोच में तब्दीली आती है, दिस इज गुड फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान आल्सो। अफगानिस्तान के लोग तो किसी स्टोरी में है ही नहीं। अच्छा, वो तो बेचारे फंस गए हैं जी इनके आगे। तो आई थिंक जो अभी तक ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, उन्हीं प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स हुई हैं। यस, कोलैटरल डैमेज भी हुई होंगी, ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं हुई होंगी, आई एम श्योर कि हुई होंगी, लेकिन फिर क्या करे पाकिस्तान? इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉट एट ऑल। मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं, एमिनिशन डंप्स लिए गए हैं, फ्यूल के डंप्स लिए गए, वही जगह है, वही हथियारों को टारगेट किए गए जो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। वो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि देखिए, मुल्कों के पास कैपेसिटी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि विल है कि नहीं। तो पाकिस्तान अब ये विल शो किया है कि वी टेकन दीज ऑपरेशंस टू कंधार, टू पख्तिया, टू काबुल। पहले वो समझते थे कि बस पोस्टों पे ही होता रहेगा सब कुछ, ये पाकिस्तान के अंदर ही जंग लड़ते रहेंगे, हम पाकिस्तान को इंटेंगल रखेंगे पाकिस्तान के अंदर ही और रिड्यूस करेंगे और पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा नो, अगर आप ऑपरेशंस और ये लड़ाई आपने करनी है तो फिर आप, ये लड़ाई आपके घर पे आ रही है, आपके दरवाजे पे लड़ेंगे, आपके कंपाउंड में लड़ेंगे, तो वहां पे डिसाइड कर लेते हैं कि पॉलिसी कैप्चुलेशन किसकी होती है। अच्छा, तो पाकिस्तान इज कंडीशनिंग देम, इफेक्ट आ रहा है। इसलिए तो कभी मलेशिया स्क्रैम्बल करके जाते हैं, चाइना के साथ अभी एंगेज हुए हैं, पाकिस्तान को भी डायरेक्ट मैसेजेस भी भिजवाए हैं, दे वांट टू टॉक टू पाकिस्तान। लेकिन टॉक, पाकिस्तान कहता है टॉक सिर्फ नहीं, यू विल हैव टू वॉक दिस टॉक। आपको ये प्रूफ देने होंगे, आपको साबित करना होगा कि यू आर सिंसियर, यू आर सेइंग, तो फिर जाकर, और फिर बाकी पास्ट की कहानी है। आई थिंक पाकिस्तान ने जो करेक्शन लगाई है ऑन द पॉलिसी, नाउ देयर इज नो एम्बिग्युइटी नॉर एनी कंफ्यूजन। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तानी स्टेट इज वेरी क्लियर कि अफगानिस्तान तालिबान को कैसे ट्रीट और डील करना है। अच्छा, और ये जो चीन वाला फैक्टर है जनरल साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ कॉल्स हुई हैं, कुछ राब्ते हुए हैं, हमने उनकी वजारत खारजा की स्टेटमेंट भी जो है वो देखी। जो रीजनल कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसको आपके ख्याल में किस तरह से देख रहे हैं? रहमान साहब, अगर आपने दुनिया का व्यू देखना है ना, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की पिछली मीटिंग हुई है उसकी स्पीचेस सुन लीजिए। तमाम लोग एक चीज पे तो मुत्तफिक हैं जी, पूरा होल वर्ल्ड लेस इंडिया। इंडिया ने वो पार्ट निकाल दिया क्योंकि वो इन्होंने कमीलियन अप्रोच के साथ वापस उसी तरफ जाना है जो बाकी दुनिया कह रही है। 2-2.5 साल के लिए ये तजर्बा करेंगे। सो देयर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इज ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को रिड्यूस करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं। तमाम ने टेररिज्म पे बात की है कि यहाँ पे जी फ्रीडम के साथ टेररिज्म की तंजीमें, टेररिस्ट तंजीमें यहाँ पर मौजूद है। तमाम ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की है, जो इनके पीनल लॉज आए हैं, पीनल कोड्स हैं। तमाम ने जो विमेन, एंटी विमेन वहां पे कार्रवाइयां हो रही हैं, और जो खवातीन को तीसरे चौथे दर्जे का समझ के वहां पे ट्रीट किया जा रहा है, वर्स देन एनिमल्स, उस पर बातचीत की है। और उनका जी अपनी सरजमीन को मत इस्तेमाल होने दे। तो ये पूरी दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइना को यहाँ से थ्रेट है जी। ताजिकिस्तान में चाइनीज मारे गए, काबुल के अंदर चाइनीज मारे गए, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज को मारा गया। न सिर्फ मारा गया, जो पाकिस्तान के अंदर BRI की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब पंजाबी मजदूर मारते हैं तो वो डुअल पर्पस होता है। एक तो पंजाब की ताकि नफरत पैदा हो बलोचिस्तान और पंजाब की, और दूसरा चाइनीज जो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर ये काम हो रहा है, या जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको स्कटल किया जाए। और वो अपने प्रॉक्सी का स्पॉन्सर जो इंडिया, उसको भी खुश करते हैं कि देखिए जी, हम तो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना के लिए भी चाहिए। तो चाइना एज अंडरस्टैंडिंग, और पाकिस्तान की और उनकी बात होती रहती है, दे हैव द अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज अ कॉमन थ्रेट। सेंट्रल एशिया इसी तरीके से,
आपको फिर वो हॉल बॉम्बिंग याद होगी जो रशिया में हुई, IMU है, ETIM है, ये वो तंजीमें जो सेंट्रल एशिया, हाँ, रशिया, राइट। चाइना को टारगेट करेंगी। फिर ISKP है जो खरोसान है, वो पूरे वेस्ट को चैलेंज करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वहां पे है। तो पूरी दुनिया, फिर अमेरिकन रूबियो साहब की जो स्टेटमेंट आई कि जिस तरीके से ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इनको डिटेंशन के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट आई है, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा हिम्मत करनी होगी, थोड़ी सी ज्यादा डिप्लोमेसी के साथ अमेरिका को इन्वॉल्व करना होगा। जो अमेरिका इज अ स्टेक होल्डर, इट इज बिकॉज ऑफ देयर पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल आज जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, और उनका क्यास जो है पूरे रीजन को लेकर डूबेगा। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मामलात के ऊपर। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 15वें रोज भी जारी है। इराक में अमेरिकी सफारत खाने और अड्डों पर हमले की इतलात सामने आई हैं। आलमी मीडिया इदारे APA ने इतला दी है कि बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने पर हमला हुआ है। इराक में मज़ाहमती ग्रुप ने 24 घंटों के दौरान अमेरिकी अड्डों पर 8 हमले किए। गुज़िश्ता रोज ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा अली खामनेई का पहला पैगाम ईरानी सरकारी TV पर भी नशर हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ को बंद रखने के तसलसल पर जोर दिया था और कहा था कि मनाब के स्कूल के बच्चों समेत हलाक होने वाले तमाम ईरानियों के खून का बदला लिया जाएगा। अमेरिका का यह दावा है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक खार्ब जजीरे पर आज शिद्दत के साथ फजाई हमले किए गए हैं। यह जजीरा ईरान के खलीज फारस में वाक़ सबसे अहम तेल बरामदी मरकज है। ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज ईरान के अहम तेल के मरकज खारग को जो है वो निशाना बनाया और जजीरे पर फौजी अहदाफ पर हमला किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकता रहा तो वो जजीरे की तेल के तनसीबात पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका से जुड़ी तनसीबात को मुत्तहदा अरब अमारात में अब निशाना बनाने की वार्निंग दे दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई ये फौजी कार्रवाइयों की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें इस वक्त आसमान को छूने लगी हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसी को काउंटर करने के लिए आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां जो है वो उठा ली हैं। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में नरमी के नतीजे में दीगर ममालिक को वो रूसी तेल खरीदने की इजाजत होगी जो पहले ही समुंदर में जहाजों पर लदा हुआ है। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों में आर्जी तौर पर जो नरमी का अमरीकी फैसला है इस पर तनकीद की है। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि इस फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर होती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजियों को तैनात करने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अखबार के मुताबिक 5000 मेरीन्स और नेवी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज भी तैनात हो सकते हैं। ये जंग की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, सिफारतकारी क्या कोई इसका हल निकाल सकती है या नहीं, इस पर प्रोग्राम के हिस्से से बात होगी। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, सीनियर सिफारतकार। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब, सबसे पहले तो ये जो 15 रोज गुजर गए हैं जंग को, आपको लगता है इस जंग के खत्म होने की कोई सूरत अभी इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही है? अभी नजर तो नहीं आ रही। दोनों साइड्स जो हैं वो डटी हुई हैं और ईरान भी यही इशारे दे रहा है कि हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। आपने भी देखा कि उनकी जो अल-कुद्स रैली में उनके सदर भी, उनके सब लोग जो हैं शहर में आए हुए थे और ख़बरें ये हैं कि तेहरान शहर से जितने लोग वापस गए थे जितने लोग गए थे वो सारे वापस आ गए हैं। और जो अली खमेनाई रहबर की शहादत के बाद तो वो सब जो है लगता है कि मुत्तहिद हो गए हैं। तो उससे तो लगता है कि ईरान काफ़ी हौसले में है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बात का गम गुस्सा है कि कैसे हो गया कि हमारी कैलकुलेशन थी कि जल्द गिर जाएगी हुकूमत, पर गिरी कैसे नहीं। हमारी तो इतनी मिलिट्री माइट है, तो हम इनको कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मैस मर्डर करेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे सबको, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो जब दोनों चीज साइड्स डटी हों तो फिर तो ना सफारतकारी काम आती है ना कोई और। तो दोनों में से एक फरीक को कमज़ोर होना पड़ेगा इससे पहले कि जंग बंद हो। जी
अच्छा, और अमेरिका की जो पोजीशन है उसको आप अभी तक किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनका पहला हदफ था रेजीम चेंज, लेकिन अभी आपने देखा कि तेल के मामले पर उन्होंने कुछ नरमी दिखाई है, जो पाबंदियां थी रूसी तेल के हवाले से। आपको लगता है कि अमेरिका का मकसद अभी भी वही है, या फिर जो है वो उसमें कुछ लचक नजर आना शुरू हो गई है? मेरे तो ख्याल में अमेरिका को इस जंग का मकसद ही वाज़ेह नहीं था। कभी कहते थे कि हम तो ईरान के अच्छा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, हालांकि वो कह चुके थे कि वो मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर चुके थे। फिर कहने लगे कि ईरान की गवर्नमेंट को गिराना है, फिर कहते कि कोई एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे लेकर आनी है, फिर कभी कहते थे कि ईरान के तेल पर कब्ज़ा कर लेना है जिस तरह वेनेजुएला का किया था। तो जब मकासद वाज़ेह ना हो तो फिर जंग का आगे से तौर तरीका भी वाज़ेह नहीं होता है। और वैसे भी अब ईरान अमेरिका में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या ये अमेरिका की जंग है या ये इसराइल की जंग को अमेरिका लड़ रहा है। और इसराइल ने वाकई बड़ी कामयाबी से अमेरिका को इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि इससे पहले बड़े सालों उनकी कोशिश थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में ले आया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो उनकी बात में आ गए और अब वो कर रहे हैं। अब उनके पास खुद भी समझ नहीं आती। अब ये है कि अगर इसको जंग को आगे बढ़ाते हैं तो फिर तो वो उसी सूरत में हो सकेगा कि वो ग्राउंड ट्रूप्स लेकर आए, और अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स ले आते हैं तो फिर समझ लें कि ये बिल्कुल वियतनाम वाला सिलसिला हो जाएगा, और ये ऐसे उसमें धंसेंगे और फंसेंगे कि फिर इनको समझ नहीं आएगी कि कैसे। अभी भी इनके पास वक्त है कि अगर ये विड्रॉ कर जाएं और कहें कि ठीक है जी विक्ट्री हो गई, हमने उनको कमज़ोर कर दिया, तो भी इनका शायद कुछ फेस सेविंग रह जाएगी, वरना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। लेकिन ये क्या एग्जिट पॉइंट आपको क्या नजर आता है इसराइल या अमेरिका के लिए? देखिए, एग्जिट पॉइंट के लिए एक बहुत बड़ी वजह ये बनती है कि अमेरिका के जो गल्फ के अंदर मौजूद थे बेसिस को 19 के करीब, वो सब के सब इस वक्त मुश्किल पोजीशंस में हैं, उधर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इनके खरबों डॉलर्स की उनके अंदर सरमायाकारी थी, और जो गल्फ की रियासतें हैं, सारी खलीजी रियासतें, वो भी इस वक्त बड़ी सख्त मुश्किल में हैं। और इसराइल तो मज़ीद भड़काना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि उसने ऑयल रिजर्व्स जो थे ईरान के, उस पर जब हमला किया तो अमेरिका ने उसको रोका, क्योंकि जवाबन अगर ईरान खलीजी रियासतों की ऑयल रिजर्व्स पे हमला शुरू कर दे और वहाँ पे उनकी बंदरगाहों से शोले जो हैं वो कभी ना बुझने वाले शोले भड़क उठे, और वहाँ पे जो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर हमला कर दे तो ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे सब के सब। तो इन्होंने तो उन पर डिपेंड किया था, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं, और उनको ये कहना भी चाहिए। और अब वो मजबूरन आपने देखा कि वो देख रहे हैं कि क्या चीन और रूस को आगे से मदद कर दें, लेकिन चीन और रूस तो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त ऑप रैंप एक ही बनता है कि ये खलीजी रियासतें जाके अमेरिका पे दबाव डालें कि आप ये जंग से हटें, क्योंकि इस तरह तो हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाएगी। वरना जो है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो लगे रहेंगे और वो पूरा खित्ता जो है वो आग में यानी झुलसता रहेगा। जी ठीक है। और एजाज टोयर साहब, अब एक तरफ तो हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात है, दूसरी तरफ हमारे सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है। हालिया दिनों में हमारी मुलाकात भी हुई, कुछ लोग कह रहे थे बड़ी गैर मामूली मुलाकात है। हमारी चॉइसेस आप आने वाले दिनों में कितनी चैलेंजिंग जो है वो देख रहे हैं? पाकिस्तान ने अभी तक बहुत उम्दा सफारतकारी की है, और मेरे ख्याल में कोशिश पाकिस्तान की यही थी कि हम यहाँ पे इलाके में अमन के लिए काम करें। और आपने देखा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन आया कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जो हमला था वो जारियत थी, तो उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और जब ईरान की तरफ से खलीजी रियासतों पर जारियत की बात हुई तो उसको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये जंग जो है बंद होनी चाहिए। और इस हवाले से सऊदी अरब के साथ तो हम बहुत करीबी राब्ते में हैं, और हमारी क़यादत उनको मिल भी रही है। और यकीनन जो बात हो रही होगी यही होगी कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए, क्योंकि ये तो इसका हल बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान जाके अपने फ़ौजी वहाँ पर खड़े कर दे, तो उससे तो जंग के शोले और ज़्यादा भड़क उठेंगे। तो चुनांचे पाकिस्तान यकीनन यही कह रहा होगा कि हम ईरान के साथ, जिनके साथ अभी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, और वो ईरान हमारी सुन भी रहा है, तो उनको कहा जाए कि जनाब आप कम अज़ कम सऊदी अरब पे हमला ना करें। लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के जो अड्डे हैं
अमेरिका के जो अड्डे हैं सऊदी अरब में, उनसे हम पे अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सऊदी अरब को की जिम्मेदारी बनती है कि वो अमेरिका के अड्डे वहाँ से इस्तेमाल ना होने दें, वरना ये पाकिस्तान के लिए भी शायद मुमकिन ना हो सके। तो पाकिस्तान का किरदार एक ही है कि किसी तरीके से इस जंग के जो शोले हैं उनको ठंडा किया जा सके। और ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं एजाज चौधरी साहब, बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले से कुछ बात हो रही है कि मुल्क इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको लगता है ऐसी कोई कोशिश जो है उससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या ये कामयाब हो सकती है? देखिए अभी तो नहीं, क्योंकि अभी दोनों साइड्स डटी हुई हैं और एक फरीक अगर कमज़ोर पड़ता नज़र आता है तो उस वक्त सफारतकारी यकीनन काम आएगी। मेरा ख्याल है कि ओमान कुछ कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई कोशिश कर सकता है, हत्ता कि मैं समझता हूँ चीन भी अपना एक किरदार उसमें अदा कर सकता है। लेकिन अमेरिका पहले तो राज़ी हो इस बात पे। अभी तक तो अमेरिका ने जो सफारतकारी की थी वो एक किस्म का ढकोसला था, क्योंकि वो कभी भी न्यूक्लियर के ऊपर बारे में था ही नहीं। वो चाहते थे कि ईरान की हुकूमत को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इसराइल की ये ख्वाहिश थी। इसलिए वो बातचीत के बारे में दोनों मरतबा, जून के महीने में जो जंग हुई और अभी जो जंग हुई, दोनों मरतबा मेरे ख्याल में अमेरिका ने सफारतकारी सिर्फ दिखावे के लिए की और असल मकसद उनसे जंग था। तो अब जब जंग हो रही है तो फिर ईरान भी राज़ी नहीं है, वो कहता है चलें फिर अब जंग है तो फिर जंग है और इसका फैसला भी जंग है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त सफारतकारी जो है मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशरिक़ वस्ता में जंग के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असरात और हुकूमती बचत के इक़दामात के नफाज का जायजा इजलास हुआ, जिसमें तय ये पाया कि किफ़ायतशारी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। हुकूमती इक़दामात के तहत सरकारी इदारों के अखराजात महदूद करने, ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने और हुकूमती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत ने 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और ईंधन की फराहमी में नुमाया कमी, वज़रा और जो आला हुकाम है उनकी तनख्वाहों में रज़ाकाराना कटौती, गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात में 20% कमी और बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी जैसे सख्त फैसले भी किए हैं। इसके अलावा सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम, हफ्ते में 4 दिन काम और सरकारी इजलासों को ऑनलाइन करने जैसे इक़दाम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अवामी सतह पर भी कुछ पाबंदियां मुतारिफ कराई जा रही हैं, जिनमें शादी तकरीबात में मेहमानों की तादाद को महदूद करना और वन डिश चीज जो है वो पाबंदी जैसे इक़दाम शामिल हैं। आज होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकारी अफसरान, वज़राए ममलिकत और मुआविन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। इन तमाम सादगी और कफ़ायतशारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी जो है वो मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर जायजा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। अब ये जो इक़दामात हैं इनकी ज़रूरत क्या है, क्या ये मौसर होंगे या नहीं, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले तो ये जो इक़दामात उठाए गए हैं, आपको लगता है ये एहतियाती तदाबीर है या फिर वाकई आगे कोई बहुत मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये टॉपिक पिकअप किया। पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि 20% तेल जो है वो कट हुआ है स्टेट्स ऑफ हरमुज से, उसमें कुछ एडिशन करने की कोशिश की जा रही है। उसकी ट्रांसपोर्ट भी महंगी है बहुत, इंश्योरेंस भी महंगी है। आएगा तो इस वक्त भी मेरे ख्याल है 40 रुपये शायद पेट्रोल बढ़ाना पड़ता, 71 रुपये शायद डीजल बढ़ाना पड़ता। ठीक है, पीडीएल कम करके हम इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। हमारे पास एक 390 अरब रुपया कंटेंजेंसी का पड़ा हुआ है इमरजेंसी के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टेरिटी क्यों इस वक्त लाज़िम मलजूम है? देखिए ना, वर्क पैटर्न्स हमने कोविड में करके देखा है ना। आपको नहीं मालूम रहमान भाई कि हम वर्क फ्रॉम होम करते थे, हम 4 दिन दफ्तर करके देखते थे, हम कार पूलिंग करते थे, हम मोबिलिटी मैनेजमेंट करते थे, हम स्ट्रीट लाइट्स को कंजर्व करते थे। इसी तरह अगर बहुत बड़ी रिडक्शन आप करेंगे और अपना तेल का बिल, बिजली भी बनती है तेल पे, एलएनजी भी लगता है, कोल भी लगता है, इस सब को अगर नीचे नहीं लाएंगे तो कैसे ये वक्त गुजरेगा, जो कि एक शॉक है। ये याद रखिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल शॉक इन इट्स हिस्ट्री जो है हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम गुजर रहे हैं। वॉर है, सो फ्लूइड है, सो इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें। अगर नहीं करेंगे, ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल इन्फ्लेशन दोनों हिट हो रही हैं। ग्रोथ नीचे और इन्फ्लेशन ऊपर, ये स्टैगफ्लेशनरी सी एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान अभी भी बहुत डिपेंडेंट है एनर्जी नीड्स के लिए पेट्रोलियम
85% इंपोर्टेड है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। गाड़ी में जो आप फ्यूल नहीं डलवाएंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, मंगवाना भी नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट के ऑस्टेरिटी मेजर्स डे 2 पे इंप्लीमेंट कर देने चाहिए थे। वर्क पैटर्न्स, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक बिहेवियर, और आखिर में इंश्योर करें कि तेल मौजूद हो। मैं इससे आगे जाने को तैयार हूं। आप 50% रिडक्शन फ्यूल वगैरह की बात करें, देयर इज अ कंट्री दैट आई एडवाइस, they have gone into quotas, which means कि रहमान आप जाते हैं ना, that doesn't mean कि आपको फ्यूल नहीं देंगे। आप 14 लीटर आज ले लें और फिर 5 दिन बाद आइएगा। या अगर आप स्ट्रीट लाइट्स 10 चला रहे हैं तो 5 कर दें उसको, क्योंकि उसमें 15% तो इंपोर्टेड एलएनजी लग रही है ना, उसको जीरो आउट करना पड़ेगा। देखिए सारा कुछ रहमान टाइम पे है। लेकिन मुझे डॉक्टर 2 हफ्ते राइड आउट करने हैं। प्राइमरी जो खतरा है सबसे ज्यादा खतरा वो एनर्जी सेक्टर को ही है, या आपको लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है जब दूसरे सेक्टर्स पर आएगा तो उनमें से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं इस एनर्जी या ऑयल की कीमतों की वजह से? रहमान, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्टिलाइजर की कीमत 40% ऊपर है। प्लास्टिक्स और केमिकल्स की सप्लाई डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ये बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके। आई एम रियली ग्लैड यू आस्क्ड। सो आपका एग्रीकल्चर हिट होता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जब ऊपर जाती है तो योर एक्सपोर्ट्स गेट हिट, तो आपकी एक्सपोर्ट रिसीट्स। फिर ये भी याद रखें रहमान कि आपकी जब गुड्स की मूवमेंट होती है ना, तो आप दुबई के पोर्ट, ये ट्रांजिट पोर्ट्स यूज होते हैं सारे, वहां से गुड्स आगे जाते हैं। अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो अभी तो 7% गिरावट है। पहले 8 माह का जो डेटा सामने आया है गुड्स में, आने वाले 4 माह में ज्यादा गिरावट आ सकती है। सो आपका बैरूनी खसारा प्रॉब्लम में आ सकता है। फिर याद रखिए ना, आपका भाई आपकी बहन काम करते हैं मिडल ईस्ट में, लेट से कि स्लो होती है, जॉब लॉसेस होते हैं, तो जो 40 अरब डॉलर की रिमिटेंस आप सोचते रहे हैं, क्या वो बरकरार रह सकेगी? फिर आप कहते हैं कि जी हमने नई इन्वेस्टमेंट लानी है पाकिस्तान में। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारा एक पार्टनर है जिससे हम बात कर रहे हैं। नई इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आए, स्पोर्ट्स गुड्स में आए, फार्मास्यूटिकल में आए। वो कहते हैं हम आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सहारा दें। कैन दे मेक अ कॉल ऑन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान टुडे? अगले 4-5 माह तो नहीं करेंगे ना। सो ये है टाइम जो 25 करोड़ अवाम में और हुकूमत को तो डे 2 पे ये कर जाना चाहिए था। ऑस्टेरिटी मेजर्स, कटिंग डाउन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और 4 माह का क्लियर फाइनेंस डिवीजन जो है सिग्नल करे थ्रू एन ओएम, जिसको हम करते रहते हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें 15% इस जगह पे हर डिवीजन में कटौती चाहिए। वो पैसे सेव करें, ऑस्टेरिटी। और इसी से जुड़ा एक सवाल इसी से जुड़ा एक और है। अब डॉक्टर खाकान साहब, जो ममालिक बराह रास्त जंग से मुतासर हैं, जिस तरह से यूएई, वहां पर हमने देखा सिटी बैंक ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए, कोई टेक कंपनियां हैं वो भी मुतासर हुई हैं, वर्क फ्रॉम होम पे जो है वो चले गए, मुआशी इदारे भी मुतासर हुए। तो ये अभी जो जंग से मुतासर ममालिक हैं वहां पर तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से मईशतें इस दुनिया में जुड़ी हुई हैं, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान जैसे या दीगर ममालिक में भी ये सेक्टर्स भी इस जंग के नतीजे में असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए ना, जो भी प्राइवेट क्रेडिट की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। सो बैंकिंग सेक्टर का आपने जिक्र किया, वो स्लो हो सकता है। पाकिस्तान में क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बोरोवर 80% तो सरकार है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने खसारे को कम करेगी तो उसको भी कम बोरोइंग चाहिए होगी। मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह अगर एक्सपोर्ट सेट होती है। फिर एग्रीकल्चर स्पेशली, आपने दूसरा, मैंने फर्टिलाइजर, प्लास्टिक और वो बयान किया। एक और चीज याद रखिए यार, योर फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सॉफ्ट भी और हार्ड कमोडिटीज की कीमतें ऊपर गई हैं, तो आपको वो भी एक तरह से तकलीफ में से गुजरना है। ये 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगले 3-4 माह जो हैं वो स्लो रहेंगे, बिकॉज सारी इस शॉक से निकल कर वापस आने में, कल तो नहीं चल पड़ेगा ना एलएनजी कतर का, उसमें वापस आने में 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, फिर ये सब चीज नॉर्मलाइज होगी। पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने बफर्स बनाने चाहिए, 28 दिन के रिजर्व्स थे रहमान जब हम गए थे इस वॉर में, 254 दिन के रिजर्व्स थे पेट्रोलियम के जापान के पास। ठीक है, जापान से कंपैरिजन नहीं है, पर 28 दिन भी फेयर नहीं है। कोविड के बाद ये बात क्लियर सब एक्सपर्ट्स ने की थी, मैंने और हर टेबल पर बैठकर की थी कि 3 महीने के बफर्स होने चाहिए, कभी शॉक आ सकता है। ये इंश्योरेंस होती है, बफर्स या हेज जब आप करते हैं, ये इंश्योरेंस होती है कि आप गाड़ी की इंश्योरेंस इसीलिए लेते हो ना कि अगर हिट हो गई, हो सकता है कभी ना हिट हो, पर जिस दिन होगी या चोरी होगी या कोई ऐसी सूरत हाल, फ्लड आ जाएगा, ओले पड़ जाएंगे, आप तो नहीं उसको कर सकते। दैट्स व्हाई यू बाय इंश्योरेंस। सो योर reserves are your insurance.
ये कर लें तो राइड आउट कर जाएंगे इस मुश्किल से भी। और राइट, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये मेजर्स तो हम लेंगे, ऐलान हमने कर दिया है, इफेक्टिव इसको इंश्योर किस तरह से जो है वो किया जा सकता है और किस तरह से इसको यकीनी बनाया जा सकता है कि ये बचत भी हो और फिर बचत जो है वो उसका फायदा हमें जो है वो असरात भी जो है वो उसके हम देखें। लीडरशिप की जिंदगी जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करती हैं, राइट। आई थिंक हर शोबे की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, पॉलिटिकल भी, एग्जीक्यूटिव भी, हर जगह पे। प्राइवेट सेक्टर में मैं अपने घर में अगर 2 बत्तियां अपने कमरे की बंद कर दूंगा तो मेरे बच्चे भी यही समझेंगे, राइट। सो पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक एट लार्ज, everyone has to chip in। वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, मैं ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हूं, तो ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम जो थे ना, वो टीवी पे आते थे, 8 बजे प्राइम टाइम कट करते थे। वो क्या कहते थे कि मैं 5 वेजिटेबल्स खाता हूं और 2 से 3 खाता हूं फ्रूट्स, और 5 किलोमीटर आज मैंने वॉक किया है। व्हाई ही यूज्ड टू से दैट, लोगों को ये बराबर कराने के लिए कि हम जो सेहत देते हैं आपको स्टेट से पे करके, उसके लिए आपका भी फर्ज है कि आप अपने तर्जे अमल, तर्जे जिंदगी को ऐसा बनाएं कि आज की किफायत शौरी पाकिस्तान के डॉलर भी बचाएगी और इस शौक से इतना हर्ट ना हो के निकले कि हमें रिकवर करते हुए बहुत वक्त लग जाए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे वनडे में पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान मुनफरिद वाकया पेश आया। स्पिनर मेहदी हसन की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने शॉट खेला और इस दौरान गेंद बॉलर की जानिब गई और पांव से टकराई। इस दौरान सलमान अली आगा, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, उन्होंने क्रीज से बाहर रहते हुए गेंद उठाकर मेहदी हसन को वापस देने की जो है वो कोशिश की। ताहम गेंद मेहदी हसन ने सलमान से पहले ही उठा ली और विकेटों पर मार दी। सलमान अली आगा बदस्तूर क्रीज से बाहर मौजूद थे। थर्ड अंपायर से रुजू किया गया तो उन्होंने सलमान अली आगा को आउट करार दे दिया। सलमान अली आगा ने मैदान से बाहर जाते हुए शदीद गुस्से का इजहार किया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा और मोहम्मद हफीज ने बांग्लादेश के कप्तान की इस हरकत को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी करार दिया और इस अमल पर मेहदी हसन को सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सलमान अली आगा ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर वो मुखालिफ खिलाड़ी की जगह होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला करते। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा कि कानून के मुताबिक मेरा रन आउट दुरुस्त था, लेकिन मेरे ख्याल में इस मौके पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तरजीह देनी चाहिए। अब आईसीसी के मुताबिक सलमान अली आगा आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लेवल 1 की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में इस मुतनाज़े रन आउट के बाद रद्द-ए-अमल जो दिया, उस पर सलमान अली आगा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। आईसीसी ने कप्तान सलमान अली आगा के रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट को भी शामिल कर दिया। बहरहाल अब ये रूल्स के मुताबिक तो जो है वो आउट दुरुस्त था, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक ये आउट दुरुस्त था या नहीं था, इसका फैसला हम आप पर जो है वो छोड़ते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान अमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।